दोस्तों, इंसान जब कभी भी क्राइम के रास्ते पर चलता है, जब कभी भी क्राइम करता है तो उसके लिए वो पहले प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के तहत ही वो क्राइम करता है। लेकिन दोस्तों, क्राइम करने के बाद में वो समझता है कि वो शायद पुलिस के चंगुल से बचकर निकल जाएगा। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि पुलिस और कातिल आमने सामने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस होती है वो कातिल को पहचान नहीं पाती है। यानी कई केस तो ऐसे होते हैं जो मात्र 24 घंटे के अंदर ही खुल जाते हैं और जो असलियत होती है लोगों के सामने आ जाती है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिन केसों को खुलने के लिए कम से कम सालों का समय बीत जाता है। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना भी आप लोग को इसी तरीके से दिखाई पड़ेगी कि इस पूरी घटना के अंदर एक कत्ल होता है। कत्ल होने के बाद में जिसका कत्ल हुआ था उसका अंतिम संस्कार हो जाता है और लगभग ये केस बंद हो चुका था। लेकिन उसके बाद में 1 से 1.5 साल के बाद में कुछ ऐसा होता है कि ये जो केस था ये पुनः ओपन होता है। उसके बाद में जो कातिल होते हैं ये पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। पूछताछ में जो कातिल थे ये अपना जुर्म भी कबूल करते हैं। उसके बाद इनकी असलियत लोगों तक पहुंचती है और उसके बाद में जो लोग भी इस असलियत को सुनते हैं तो वाकई लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और लोग यही सोचते हैं कि आखिर इतना घिनौना काम कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर साझा करूंगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। और इसी राजस्थान प्रदेश का एक शहर पड़ता है अलवर। और दोस्तों, अलवर जो कि ज़िला भी है और इसी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है खैरथल थाना। और दोस्तों, इसी खैरथल थाने के अंतर्गत एक स्टेशन आता है बुराड़ी रेलवे स्टेशन, यानी बुराड़ी फाटक भी इसको बोलते हैं। और 15 मार्च साल 2016 का ये वो दिन था कि इसी बुराड़ी फाटक पर कुछ लोग जब सुबह सुबह निकलते होते हैं तो देखते क्या है कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहीं पर बाइक पड़ी हुई है। अब शुरुआत में तो लोगों को ये लगता है कि शायद ये व्यक्ति जो था ये रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा होगा, उसी समय इसकी रेल से टक्कर हो गई या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। आनंद फानंद में लोगों की भीड़ लग जाती है। उसके बाद तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अब दोस्तों, पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। सबसे पहले पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई और वजह। उसके बाद में पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, क्योंकि सारा जो मामला था ये पोस्टमार्टम से ही साफ हो सकता था। अब दोस्तों, उसके बाद में पुलिस इंतजार करती है। अब उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, इधर पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर चुकी थी कि ये मरने वाला जो व्यक्ति है ये कौन है। तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है इसका नाम राजेंद्र जाटव है, जो कि यही खैरथल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पुलिस उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ती है तो पुलिस वाकई हैरान हो जाती है, क्योंकि जो मामला अभी एक्सीडेंट का लग रहा था ये मामला तुरंत कत्ल की तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि इस व्यक्ति की जो मौत हुई थी उस मौत के पीछे रीजन ये था कि इस व्यक्ति की दम घुटने की वजह से मौत हुई थी। यानी मामला साफ था, बात साफ थी कि सबसे पहले गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। उसके बाद को इसके शव को यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर लाकर फेंका गया है ताकि ये जो पूरी हत्या है ये हत्या ना लगकर एक्सीडेंट लगे। उसके बाद में दोस्तों पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले इस राजेंद्र जाटव के घर पे भी पहुंचती है। अब घर वालों को खबर हो चुकी थी। जो बीबी होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है, बाकी के जो अन्य घर वाले होते हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। अब दोस्तों, घर वालों से पूछताछ की जाती है, किसी से कोई दुश्मनी का मामला, क्योंकि बात साफ हो चुकी थी कि मर्डर था। अब घर वाले कहते हैं कि साहब किसी से कोई दुश्मनी तो थी नहीं। उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं किसी से कोई पैसों का लेन देन, कोई आपसी रंजिश। लेकिन सारे ही एंगल पर जब पुलिस छानबीन करती है तो सारे ही एंगल ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि जिन एंगल्स में न तो कोई प्रूफ दिखाई पड़ता है न तो कोई सबूत दिखाई पड़ता है। इसलिए पुलिस इस पूरे मामले को थोड़े दिनों छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद में इस पूरे मामले को क्लोज कर देती है। अब दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले को क्लोज कर चुकी थी, बंद कर चुकी थी। उसके बाद में धीरे धीरे जो वक्त था ये बीतने लगता है। उधर जिस व्यक्ति के घर वाले जो पहले बहुत परेशान थे, राजेंद्र जाटव, अब वो भी नॉर्मल होने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कहते हैं ना कि वक्त जो होता है ये धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। अब जब वक्त धीरे धीरे इस जख्म को भरता है
तो उसके बाद में ये घर परिवार वाले भी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है और 1.5 साल का समय गुजरने के बाद में एक व्यक्ति पुलिस थाने में आता है, इसी बुराड़ी जो खैरथल थाना है इसी थाने में आता है और आने के बाद में कहता है कि साहब, जो व्यक्ति साल 2016 में जो 15 मार्च वाला दिन था, जो बुराड़ी रेलवे स्टेशन पे जो फाटक है वहीं पर जिस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, दरअसल वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उस व्यक्ति की हत्या की गई थी। और हत्या करने वाला कौन है इसके बारे में मुझे पूरा शक है। उस व्यक्ति का नाम है रघुवीर जाटव। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये बात वो व्यक्ति आकर कहता है कि उस व्यक्ति की हत्या हुई थी, जबकि हत्या को 1.5 साल का समय गुजर चुका था। इसलिए पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर ये रघुवीर जाटव कौन है। तो पता चलता है जो रघुवीर जाटव है वो कोई और नहीं, इस राजेंद्र जाटव का साड़ू है। अब जब पुलिस के सामने ये चीजें आती हैं तो पुलिस थोड़ा सा परेशान तो होती है, क्योंकि ऐसे ही किसी के साड़ू के ऊपर मर्डर का केस लगा देना, मर्डर का इल्जाम लगा देना, इसलिए पुलिस अब जो रघुवीर जाटव है इसको सीधा सीधा गिरफ्तार तो कर नहीं सकती थी, इसलिए थोड़ा सा सख्ती दिखाती है। सबसे पहले इसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है। अब दोस्तों जब इसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो आस पड़ोस की जो डेट थी, जिस डेट के आसपास मर्डर किया गया था, उस डेट में जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि इस रघुवीर जाटव ने उसी दिन, जिस दिन मर्डर हुआ था, उसी दिन तकरीबन 16 बार राजेंद्र जाटव को कॉल किया था। इसलिए पुलिस को अब शक हो जाता है और शक जो था वो यकीन में इसलिए बदल जाता है कि पहली बात तो किसी व्यक्ति ने आकर नामजद रिपोर्ट लिखाई और दूसरी बात यह थी कि जो कॉल डिटेल थी उसी दिन, जिस दिन मर्डर हुआ था, उस बार 16 बार लगभग रघुवीर जाटव ने राजेंद्र जाटव से कॉल की थी। इसलिए पुलिस अब शक के आधार पर रघुवीर जाटव को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है। उसके बाद में जब इसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के साथ में एक नाम बताता है, संजय जाटव, जो कि इस रघुवीर जाटव का दोस्त है। अब दोस्तों जो पुलिस थी संजय जाटव को भी उठाती है, अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है। उसके बाद जो चीजें निकल के आती हैं, यकीनन दोस्तों ये चीजें बाकी हैरान करने वाली होती हैं, परेशान करने वाली होती हैं, एक ऐसे रिश्ते को कलंकित करने वाली होती है कि जिसको सुनकर समाज का इस रिश्ते के ऊपर से भी भरोसा उठ जाता है। दरअसल जो रघुवीर जाटव है ये बताता है कि जो राजेंद्र जाटव है वो उसका साड़ू है और उसका साड़ू जो है वो मेहनत मजदूरी करता था और राजेंद्र जाटव के घर, अपने साड़ू के घर रघुवीर जाटव का अक्सर आना जाना था। जब ये अपने साड़ू के घर पे आना जाना शुरू करता है तो इसी बीच में जो इसकी साली होती है ये उसके साथ में हंसी मजाक सारी चीजें करने लगता है। लेकिन कब इन दोनों के बीच में नैन मटक्का चलता है और कब इन दोनों की जो रिश्ते होते हैं वो कब धूमिल हो जाते हैं, कब ये मर्यादाओं को पार कर जाते हैं, इन दोनों को कानो कान खबर लगती। उसके बाद में जो रघुवीर जाटव है ये अपने साड़ू राजेंद्र जाटव के ही घर में उसी की पत्नी के साथ में, यानी अपनी साली के साथ में आपत्तिजनक हालत में लगातार उसके साथ में शारीरिक संबंध, ये सारी चीजें चलती रहती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है लगातार ये चीजें होती हैं, लगातार ये भी बढ़ती रहती है। अब जो राजेंद्र जाटव है उसकी ही पत्नी उसके ही साड़ू के साथ में उसी के घर पर, उसी के बेड पर शारीरिक संबंध लगातार बनाने लगी थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि भले ही इंसान इन्हें कितना छुपाए, कितना ही सब कुछ करे, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें लोगों के सामने आती हैं। और जब लोगों के सामने आती है तो फिर जो होता है एक ऐसा क्राइम होता है जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो सकते हैं। दरअसल एक दिन जो राजेंद्र जाटव है जब ये अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता है, उसी समय उसकी जो पत्नी होती है, अपने जो बहनोई होते हैं रघुवीर जाटव, उन्हें फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद में बुलाती है और उसके बाद में ये दोनों घर के अंदर ही आपत्तिजनक हालत में होते हैं कि उसी समय राजेंद्र जाटव आ जाता है। अब जैसे ही राजेंद्र वहाँ पर आता है तो अपनी पत्नी और अपने साड़ू को आपत्तिजनक हालत में देखता है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, अपने साड़ू से भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है और अपनी पत्नी को भी काफ़ी ज़्यादा डांटता है। जब वो अपनी पत्नी को डांटता है तो उसकी पत्नी पहले तो कहती है कि वो इन चीज़ों में नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद से वो लगातार अपने बहनोई को कॉल करती, लगातार बातचीत उनकी होती रहती। इसी बात को लेकर जो राजेंद्र जाटव है ये आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ता रहता है। अब जब इन दोनों के बीच में झगड़ा, तकरार, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो वो इन सारे झगड़ों के बारे में अपने जो प्रेमी था, जो रघुवीर था, उसको बताती है। अब जैसे ही रघुवीर सुनता है कि उसका साड़ू उसकी साली को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसके बाद में वो एक साजिश रचता है। वो सोचता है कि ना उसका साड़ू रहेगा और ना वो उसकी साली को परेशान करेगा। उसके बाद वो एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत अपने साड़ू को कॉल करता है, उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। उससे कहता है कि एक ट्राली बिक रही है, अगर तुम्हें ट्राली चाहिए हो, फ़ायदे की ट्राली है, तुम आ जाइए। तो उसके बाद में जो राजेंद्र जाटव होता है ये अपने साड़ू की बात मानता है और उस जगह पर पहुंच जाता है। उसके बाद में जो रघुवीर होता है ये अपने साड़ू राजेंद्र को लेकर निकलता है
और सुनसान जगह पर शराब के अंदर नशे की कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिलाकर के अपने साड़ू को पिला देता है। और उसके बाद में जो राजेंद्र होता है ये नशे में चला जाता है। उसके बाद में वहीं पर गला दबाकर सुनसान जगह पर उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में ये अपने दोस्त को बुलाता है और दोस्त जिसका नाम मैंने आपको बताया संजय को भी अपने प्लान में शामिल करता है। उसके बाद में अपने साड़ू की डेड बॉडी उठाता है, मोटरसाइकिल पर रखता है और उसके बाद में रेलवे फाटक के आसपास पहुंचता है। रात का समय हो चुका था और वहीं पर रेलवे ट्रैक पर ये उस डेड बॉडी को फेंकता है। इसको लगता है कि जब ट्रेन आएगी तो ये जो डेड बॉडी है ट्रेन से कट जाएगी, लोगों को लगेगा कि एक्सीडेंट है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है इसके दिमाग में न जाने ऐसा क्या आता है कि उस डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक से पीछे खचेड़ लेता है, उसके पास फेंक कर भाग आता है। वहीं पर बाइक फेंक देता है, वहीं पर डेड बॉडी फेंक देता है। और दोस्तों वाकई पुलिस जब 1.5 साल के बाद में इस पूरे केस का खुलासा करती है तो वाकई लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर लोग कितने गिर चुके हैं, रिश्तों को किस तरीके से कलंकित कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले बता रखा है कि अभी आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ घर के फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ें सुनाई पड़ रही होंगी। तो वो आवाज़ें क्या है कि मैं अभी रूम में वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर स्टूडियो में काम चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा, 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। तो इसलिए आप जो बैकग्राउंड में जो नॉइज़ रहती है इसलिए उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। तो दोस्तों ये कहानी थी और कल के दिन आप लोगों के जो भी कमेंट्स आए, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है देव कुमार जी का, लिखते हैं जय हिंद सर, आज मेरे भाई की बिटिया का हैप्पी बर्थडे है। परी जिसका नाम है बेटा, उनको जन्मदिन की बधाई करते हैं और उस पर रिप्लाई भी करते हैं सोनू धीमान, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज बी हैप्पी। तो देव कुमार जी आपकी जो भतीजी हैं, जो बिटिया हैं परी, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है ये मंगलमय हो, सब कुछ ठीक रहे, वो अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इंडियन यूट्यूबर हैं, लिखते हैं ऑसम नरेशन सर, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूज़र है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, बैकुंठ पटेल सूरत से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में अरुण तिवारी है, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, गुड जॉब, गॉड ब्लेस यू, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश चंद है जो हार्ट बनाते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये सुमन पांडे है, लिखते हैं आपकी कहानी बेहतरीन होती है, मैं रोज़ सुनती हूँ। तो सुमन पांडे जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये विनोद उपाध्याय है, लिखते हैं शाबिश मलिक जी आपकी सभी कहानियाँ सुनता हूँ, आपकी कहानी कहने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा होता है, गुड नाइट मलिक भाई। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। क्राइम 24/7 है, दानिश हमारे भाई अमान, ये दोनों भाई कमेंट्स करते हैं और लिखते हैं गुड, तो भाई दानिश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन पाल जी हैं जो प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम कुंदन पाल जी, कैसे हैं। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं भाई साहब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, आप कहानी सुनाने का मज़ा आता है। विक्की कार्ड, ये हिमाचल प्रदेश से, तो विक्की जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हिमाचल प्रदेश से हमारी कहानी सुनते हैं। विमल कुमार है, लिखते हैं यू आर सुपर रिपोर्टर एंड योर स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग इज़ वेरी नाइस, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी हैं, लिखते हैं जब तक दुनिया रहेगी तब तक अपराध खत्म नहीं होंगे, लोगों की जो मानसिकता है इसको बदलना होगा। आलोक कुमार लखीमपुर खीरी से हमारी कहानी सुनते हैं और बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कहानियों से एक ही सीख मिलती है कि अपने बच्चों को चाहे पति पत्नी सबके दैनिक कार्यों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा हो तो शुरुआती स्टेज पर ही उसे रोका जा सकता है, लेकिन सब कहानियों से पता चलता है कि जुर्म होने के बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। और इन्हीं के कमेंट्स पे रिप्लाई करते हैं अनिल सालोंकी जी, लिखते हैं बिल्कुल सही बात है, किसी भी रिश्तेदार दोस्त जान पहचान वाले हर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तो ये कुछ प्यारा सा कमेंट्स उन्होंने यहाँ पे अनिल सालोंकी जी ने किया है। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। अनिल माथुर जी हैं जोधपुर से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है अनुज गोदारा जी का, लिखते हैं नमस्कार सर जी, आपको होली की एडवांस शुभकामनाएं दे रहा हूं, तो अनुज गोदारा जी आपको भी होली एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो, आपका शुक्रिया। इस्लाम शेख है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम इस्लाम शेख है, मैं यूपी हमीरपुर ज़िला के टाउन मोदाहा से हूँ, तो भाई वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं इस्लाम शेख जी, और आप हमीरपुर ज़िले से मोदाहा से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब भाई नमस्कार, कल मैं कहानी सुना, मेरा नाम लिया आपने लेकिन कमेंट्स नहीं कर पाया, मैं सो गया था, फिर काफ़ी टाइम के बाद मैं कमेंट्स नहीं किया, सॉरी सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है लिखती हैं शोभा थापा है, लिखते हैं राधे राधे भाई जी, बुरा ना मानेंगे तो एक बात बोलना चाहती हूँ, आपकी स्टोरी तो अच्छी होती है पर जो स्क्रीन पर तस्वीर सेम दिखती है ना तो थोड़ा सा बोर सा लगता है। एक पर्पल वाली साड़ी पहनी वाली इमेज
है उस तस्वीर को यूज़ ना करा करो। देखते ही मैं उस स्टोरी को ओपन ही नहीं करने को मेरा मन करता है। शायद लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा, तो ये मैं आपके लिए कह रही हूँ, जैसी स्टोरी वैसी तस्वीर लगाया करें स्क्रीन पर। अगर मुझे कोई शब्द में गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो शोभा थापा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही बहन, लेकिन होता क्या है कि किसी क्राइम की स्टोरी में अगर कुछ तस्वीरें शो करी गई होती हैं पुलिस के द्वारा तो हम उन तस्वीर को शेयर करते हैं, लेकिन कुछ क्राइम स्टोरी ऐसी होती हैं जिसमें प्राइवेसी रखना ज़रूरी होती है, तो उसमें हम तस्वीरें शेयर कर नहीं पाते। इस वजह से जो ऐसी तस्वीरें होती हैं जो किसी के बिना फेस की तस्वीरें होती हैं, हम उन तस्वीरों का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये मलिक साहब है, लिखते हैं, सॉरी जाहिद है, लिखते हैं, मलिक साहब एक बार आप अपनी वीडियोज़ को खूब ध्यान से सुनना, आपको कुछ लगे तो बताना। जाहिद जी जो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया है, और इनकी शिकायत ये है कि जो वो होता है मैं उसको वो बोलता हूँ, यानी मैं छोटे वाह के पास में बड़ा बा बोल देता हूँ। ऐसा बाई मिस्टेक मुझसे हो जाता होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इन चीज़ों पे आज से मैं ध्यान दूंगा। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये भी आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अपने दोस्तों और फैमिली और मित्रों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।